Hello everyone, welcome to Target for IQ. Today we are going to start a new topic, that is separation of power. Again, this topic is not only important for administrative law but for polity also. But before starting the lecture guys, दिल से धन्यवाद आप सभी को for the kind of support you guys have shown to me. एक दिन में 1000 व्यूज़ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. वॉइस क्वालिटी थोड़ा स्लो थी बट स्टिल आप लोगों ने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखा और अपना सपोर्ट दिया. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. वेल, आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव द वॉइस क्वालिटी. आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब ये वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है और फर्दर मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ. ओके, सो या हाँ, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि कितने दिन का ये प्लान है और वीडियोस कैसे अपलोड होंगे. तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियोस डेली अपलोड होंगे. एक एक टॉपिक मैं लेके रोज़ आऊँगी आपके सामने. और मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि एडमिन लॉ के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं. तो मेरा जो प्लान है वो अराउंड 15 डेज़ का है. 15 डेज़ के अंदर अंदर पूरा एडमिन लॉ हम कवर कर लेंगे. इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका एक्सप्लेनेशन और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बिहार में पूछे जा रहे हैं. तो यही मेरा प्लान है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 15 डेज़ के अंदर ही ये जो एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है ख़त्म हो जाए. बट लेट्स सी कैसे क्या होता है. सो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. दिस इज़ सेपरेशन ऑफ पावर. देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है. जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये 3 मेन ऑर्गन्स बनाने की क्या ज़रूरत थी. क्यों नहीं एक ही ऑर्गन बना दिया गया और उसको ये सारे काम दे दिए गए कि आप ही लॉ बनाइए, आप ही एग्जीक्यूशन करिए और आप ही न्याय करिए. इसे इसलिए ऐसा नहीं किया गया क्योंकि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन या एक आदमी के हाथ में हम सारे पावर्स दे देंगे तो दैट पर्सन वुड बी अ मोनार्क, और वहाँ पे आर्बिट्रारीनेस हो जाएगी. डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा. ठीक है, तो आर्बिट्रारीनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक नया कंसेप्ट लाया गया. अभी हम देखते हैं इसका कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि कैसे ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ. बट अगर हमें इसका मीनिंग समझना है तो इसका मीनिंग यही है दैट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमारे सिस्टम में इंडियन जो पार्लियामेंट सिस्टम है और आप यूएस में भी देखेंगे तो ये 3 ऑर्गन्स डिवाइड किए गए हैं और इनको इनके डिफरेंट वर्क बताए गए कि आपका ये काम है, आपका ये, और आप अपने अपने ही काम करेंगे. दूसरे ऑर्गन के काम में आप इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर. पावर को सेपरेट कर दिया गया है इन 3 ऑर्गन्स के बीच में. ठीक है, लास्ट में देखिए, लास्ट पैरा में क्या लिखा है. दीज 3 ऑर्गन्स मस्ट एक्सरसाइज देयर फंक्शंस सेपरेटली. इन्हें सेपरेटली अपना फंक्शन एक्सरसाइज करना है. Thus, legislature cannot exercise executive or judicial power, the executive cannot exercise legislative or judicial power, and the judiciary cannot exercise legislative or executive power of the government. इसका मतलब यही है कि लॉ बनाने का काम जिसका है वो लॉ बनाएगा, जिसका काम इम्प्लीमेंटेशन का है वो इम्प्लीमेंट करेगा, और जिसका काम न्याय करने का है वो न्याय करेगा. दैट्स इट. सेपरेशन ऑफ पावर का यही मतलब है. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. या मैंने बोला था ना कि अभी हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे. तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ. देखिए, पहले एक मोनार्क हुआ करता था. मोनार्क क्या था. देवर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर, जैसे राजा और रानी, किंग एंड क्वीन थे, हु वर कंट्रोलिंग द होल स्टेट. पूरा स्टेट वही कंट्रोल करते थे. मीनिंग देयर बाय दे वर द रूल मेकर्स, दे वर द एग्जीक्यूटर्स एंड दे वर द कोर्ट ऑफ जस्टिस. वही सारा काम करते थे, जो उनको ठीक लगता था वो काम वो करते थे. और उससे भी बड़ी बात, दे वर नीदर आंसरेबल और नॉर अकाउंटेबल टू एनीबडी. वो किसी को आंसरेबल नहीं थे. उन्होंने सही किया या गलत किया ये उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी. आप सोचिए, आज के टाइम में अगर ऐसा हो तो क्या हम ऐसे सिस्टम में रह पाएंगे. बिल्कुल भी नहीं, और ये सही भी नहीं है. ठीक है,
उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये थी कि उस समय देयर वॉज नो प्रॉपर रिकग्निशन ऑफ सिटीजन्स राइट्स। सिटीजन्स के राइट्स का कोई मतलब नहीं था, राजा जैसा चाहता था सब कुछ वैसा होता था। सिटीजन्स सिर्फ उनके सब्जेक्ट थे जिनको राजा अपने हिसाब से डील करता था, तो ये एक मोनार्की सिस्टम था। बट विद द चेंज ऑफ टाइम सेपरेशन ऑफ पावर emerged एज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर मोनार्की। ठीक है, तो ये जो मोनार्की सिस्टम था इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव मिला हमको बाद में एज सेपरेशन ऑफ पावर, या जिनको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं SOP। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो ये कंसेप्ट लेके आए। या तो सेपरेशन ऑफ पावर में 3 मेन एक्सपोनेंट्स थे। कौन कौन था? एरिस्टोटल, लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू। गाइस, जो मॉन्टेस्क्यू हैं ये आप समझ लीजिए, किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए अगर SOP टॉपिक आ रहा है तो मॉन्टेस्क्यू इज़ द फेवरेट वन। इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, PT में नहीं तो मेंस में आएगा, बट आएगा ज़रूर। ठीक है, तो देखो एरिस्टोटल ने क्या किया, ही ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लॉक ने ही डेवलप्ड एंड डिफाइंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड मॉन्टेस्क्यू प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। तो अगर आपको PT में ये क्वेश्चन मिलता है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो योर आंसर वुड बी मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, बेसिकली मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया कि SOP कैसे एग्जिस्ट करता है, या इसके मेन फंक्शंस क्या रहेंगे, कैसे काम करेगा, ये सब काम ये सब चीज़ें मॉन्टेस्क्यू ने बताई। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम देख लेते हैं। या सो मॉन्टेस्क्यू रोट अ बुक विच वॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया दैट इन अ फ्री डेमोक्रेसी देयर शुड बी 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो अभी हमने पहले पढ़ा वो मॉन्टेस्क्यू की ही देन है। उन्होंने ये बताया कि कौन कौन रहेंगे वो 3 मेन ऑर्गन्स। ओके, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी आप हम सभी जानते होंगे दैट लेजिस्लेचर मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज एंड जुडिशरी टू चेक द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज थ्रू कोर्ट सिस्टम, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर वो अपनी एक नज़र रखती हैं। ठीक है, okay, so Montesquieu also talked about proper distribution of functions and powers. Further, he said that one organ will not interfere in the functions of other organs, जिसको हम बोल रहे हैं no interference। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। And most importantly, he emphasized on the fact that this system will decrease the arbitrariness of the government। जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को ये आर्बिट्ररी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ठीक है, अब एक कंपैरेटिव स्टडी होती है US कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। US कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे वहाँ पे लेजिस्लेशन कांग्रेस बनाती है, एग्जीक्यूटिव का काम प्रेसिडेंट करता है, उसके अंडर में होता है एग्जीक्यूटिव का काम, और जुडिशरी का जो काम है वो ऑब्वियसली कोर्ट्स करती हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन टू स्मूदन द सेपरेशन ऑफ पावर, system of checks and balances came out as its natural extension, or we can say that as an essential element। अब checks and balances क्या है, देखो ये होता है कि when one organ of the government tries to intervene the work of the other organ of the government। जैसे कि जुडिशरी का काम है न्याय करना, अब आप सोचो कि लेजिस्लेचर ये काम करने लगे तो कैसे सिस्टम चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। कि जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं वो आ जाएं, कोर्ट का काम वो करने लगे, तो कोर्ट क्या करेगी फिर, है ना। जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है उसे वही काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है चेक्स एंड बैलेंसेस का। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि व्हेन वन ऑर्गन अनड्यूली एक्सरसाइजेस इट्स ओन पावर्स देन द अदर ऑर्गन कैन स्टॉप दैट ऑर्गन फ्रॉम डूइंग सो, है ना। मतलब कि भाई हम एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, हमको एग्जीक्यूशन का काम करना है और एग्जीक्यूशन का काम जुडिशरी कर रही है, तो एग्जीक्यूटिव अगर चाहे तो जुडिशरी को कंट्रोल कर सकता है कि आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये जो कंट्रोलिंग पावर है ना, इसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ये इन पे चेक लगाते हैं और ये इन पे चेक लगाते हैं। हम खेलते हैं ना चेस में होता है, तो आप समझ लो कुछ कुछ उसी टाइप से। ओके,
अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है वो ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए फेमस है। किसी भी चीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे लीनियंसी है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है, और एंड इट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री। ठीक है ना। ये चीज़ किस में कही गई थी? ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में कहा गया था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आप ये याद रखना कि एसओपी को ब्रॉड सेंस में इंदिरा नेहरू गांधी के केस में बताया गया था। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गाइज, यहाँ पे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर ख़त्म होता है। आप सोचोगे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, बट येस, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फॉर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, पीटी पर्पस से। और हाँ, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको समझा सकती हूँ। मैंने समझा ही दिया है कि जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आर्टिकल 50 है, हमने बोला ना ब्रॉड सेंस में, लीनियंट सेंस में। आप आर्टिकल 50 उठा के देखना, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे सिस्टम में एसओपी लीनियंटली वर्क करता है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की जब बात होती है, अभी रिसेंट में एक इम्पीचमेंट की बात हुई थी, याद करिएगा कौन थे। ठीक है, जिनके इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, सॉरी गाइज, वो सुप्रीम कोर्ट जज की रिमूवल की बात थी। यस यस, आई एम रियली सॉरी। अभी रिसेंट में बात हुई थी एक जज के रिमूवल की, आप इसको याद करिएगा कि कौन थे वो। ठीक है, तो ये जो रिमूवल ऑफ जज है ये कौन करता है? इसे जुडिशरी को करना चाहिए ना, जुडिशरी का काम है, लेकिन नहीं, इसको पार्लियामेंट करती है। और कहाँ करती है? अंडर आर्टिकल 124(4). ठीक है, वैसे ही प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की जो बात होती है वो भी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव का हेड है। तो आप देख रहे हो कि एमलगमेशन है यहाँ पे, है ना। सो वी कैन से दैट इन आर काइंड ऑफ गवर्नमेंट, नो डाउट दीज थ्री ऑर्गन्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर with their respective work, but at the same time we can see a lot of amalgamation of functions and powers among them, or we can say on several instances it has been seen that for different functions these organs are interdependent on each other। तो हमारे यहाँ interdependency है। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया कि ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर। ओके गाइस, तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक ही आदमी, ही विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक आदमी एक ही काम संभालेगा जो उसको कहा गया है, एक से ज़्यादा नहीं संभालेगा। तो ठीक है, ये तो रिजेंबल कर रहा है। सेकंड क्या है? सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मोर देन टू ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द नो। देखिए, इसमें जो सबसे रिलेवेंट आंसर है दैट इज़ ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्या है? ओके, विच डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ डाइल्यूटरी डॉक्ट्रिन बिकॉज ऑफ मैनी एक्सेप्शंस। देखो, यहाँ पे डाइल्यूशन का मतलब ये है कि थोड़ी सी लीनियंट है ना, थोड़ी सी आसान है, रिजिड नहीं है, तभी इस डाइल्यूशन टर्म यूज़ किया गया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अभी अभी हमने पढ़ा कि जो इसका एक्चुअल मीनिंग था, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, वहाँ ये एज इट इज़ हमारी कंट्री में अप्लाई नहीं होता है जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मैंडमस? तो इसमें ये कई बच्चों ने आंसर दिया है ए। तो गाइज, आप जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, द पेटिशनर मस्ट हैव लीगल राइट विच कैन बी जुडिशली एनफोर्सिएबल, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा गाइज, एक चीज़ और मैंने एक सिंप्लीफाई किया है आपके लिए कि आप कुछ केसेस हैं सेपरेशन ऑफ पावर में, उनको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। अगर इनमें से क्वेश्चन आया आपके एडमिन लॉ पोर्शन में या पॉलिटी में भी, तो ये गलत ना हो। एक था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया था, और एसेंशियल फीचर तो है ही, है ना। तो अगर आप ये केस याद कर लें तो आप मेंस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो, पीटी में आएगा तो उससे आप डेफिनेटली सही करेंगे। सेकेंड वन,
रामजवाया कपूर में था, रामजवाया कपूर, इसने क्या कहा था, SOP इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एब्सोल्यूट रिजिडिटी। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है, रिजिड सेंस में नहीं यूज़ होता हमारी कंट्री में, तो ये रामजवाया कपूर के केस में कहा गया था। एंड थर्ड वन वॉज इंदिरा नेहरू गांधी, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें कहा गया था SOP इज़ फॉलोड इन ब्रॉड सेंस। ठीक है, तो ये दोनों आप बहुत ईजिली याद कर सकते हो एक दूसरे के साथ रिलेट करके। ओके गाइज़, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइज़ आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जिस तरह से आपने सपोर्ट किया, मैं आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। एंड प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम लगे आपको, जो भी शॉर्टकमिंग्स लगे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। एंड येस, वॉइस क्वालिटी पे आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग। और ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। और मैं कुछ नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक आप हमारे टच में रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, सो डोंट फियर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये 15 दिन के अंदर अंदर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। या हाउ टू स्टॉप इट।